हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज फिर से आप लोगों के बीच क्लास 12 का एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप जे बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, एमपी का हो, यूपी का हो, भाई साहब कोई भी बोर्ड का हो, इसको तो एकदम लाजवाब पूछना ही पूछना है, इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ट्रिपल स्टार लगा के रखे हुए गॉसेस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए जो बच्चे क्लास 12 में हैं और क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं। तो गॉसेस थ्योरम क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। गॉसेस थ्योरम, गॉसेस एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, जिन्होंने एक थ्योरम को दिया, एक थ्योरम को जन्म किया। और इस थ्योरम में क्या कहता है गॉसेस, इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। गॉसेस कहता है बच्चों कि एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस के अंदर कोई पॉइंट चार्ज को यदि रख दिया जाए तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से उस क्लोज स्फेरिकल सरफेस के ऊपर होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप जो मेरे हाथों में देख पा रहे होंगे ये क्या है बच्चों, एक बॉल है। बॉल के अंदर क्या होता है बच्चों, खोखला होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक स्फेरिकल शेप में है, आप इसे 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। इस बॉल के अंदर यदि हम कोई पॉइंट चार्ज को रख दें तब उस पॉइंट चार्ज की वजह से इस बॉल के सरफेस पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा बच्चों, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। दिस इज नॉन एज गॉसेस थ्योरम। अब हमें लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन कि डेरिवेशन कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से सबसे पहले एक हम लोग क्लोज स्फेरिकल सरफेस को ले रखे हैं और इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखे हैं, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिए हैं और इस चार्ज की वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हम लोगों ने वेक्टर ई ले रखा है। तो इस सरफेस को बच्चों गॉसियन सरफेस कहते हैं। जल्दी से इसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। बोलता है इट स्टेट दैट, गॉसेस कहता है, क्या कहते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, मतलब एक क्लोज सरफेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसके कारण बच्चों, तो ड्यू टू ए पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी एक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इस सरफेस पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बच्चों, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। दिस इज नॉन एज गॉसेस थ्योरम। बात समझ में आ गया होगा। इस डिफिनेशन से ही यहाँ पे हम लोग क्या करके रखे बच्चों, फार्मूला लाए हैं, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। जब इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नॉन एज गॉसेस थ्योरम। अब इसका जल्दी से प्रूफ देख लेते हैं। बोलता है कंसीडर ए पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q। मान लेते हैं बच्चों कि एक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, जिसको कहां रखा गया बच्चों, पॉइंट O पे रखा गया है इन फ्री स्पेस। आगे देखते हैं, लेट P इज ए पॉइंट, P एक बिंदु है
कितने दूरी पर बच्चों? r दूरी पर। कहां से? इलेक्ट्रिक चार्ज से, है ना। एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है बच्चों? वेक्टर E है। अब हम लोग निकालेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। हम लोग एक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से r दूरी पर होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं बच्चों, और वो होता है KQ बटा R का स्क्वायर। तो देखिए नाउ अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन बाय, हम लोग इसका डेरिवेशन कर चुके हैं, वीडियो में भी डाल दिए, देख लीजिएगा वहां जाके। E इक्वल टू KQ बटा R का स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों, इस K को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं ना तो आ जाता है 9 × 10⁻⁻9, चूंकि K कूलम कांस्टेंट है। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन नंबर 1। अब जल्दी से इसका आगे डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के बाद अब हम लोग निकालेंगे इस सरफेस पे होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज गिवन बाय। अगर क्लोज सरफेस हो और उस क्लोज सरफेस पे अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अगर क्लोज सरफेस रहा तो, और अगर क्लोज सरफेस नहीं रहा तो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला जानते हैं फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। यानी E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds हो गया एरिया वेक्टर। बच्चों एरिया वेक्टर को जरा सा रिवीजन कर देते हैं। बोलता है इट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। मतलब ये जो ds है बच्चों वो एरिया वेक्टर है जो किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और ये हमेशा सरफेस से इसका डायरेक्शन किधर होता है बच्चों? आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो जल्दी से आगे हम लोग फाई इक्वल टू किए क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ये जो E है और ds यानी E और एरिया वेक्टर जो है वो अभी वेक्टर के फॉर्म में है, तो इसके लिए हम लोग मोड़ ले लिए। डॉट प्रोडक्ट जब यहाँ से हट गया बच्चों, क्या आ गया? cos थीटा आ गया। यहाँ से मोड़ लिए हैं, वेक्टर हट गया तो हो गया E ds cos, यहाँ पे थीटा। थीटा क्या बताता है बच्चों? एंगल। तो एंगल यहाँ पे, एंगल का मतलब होता है कोण, और यहाँ पे कोण किसके किसके बीच का? तो E और ds के बीच का। तो ध्यान दीजिएगा डायग्राम में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों आउटवर्ड है सरफेस से, और ds एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन आउटवर्ड है सरफेस से। मतलब E का भी डायरेक्शन आउटवर्ड है और ds का भी डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो बताइए इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ cos थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री थीटा। तो थीटा का जब हम लोग cos 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1, यानी कि E ds इंटू 1 हो गया। यहां से बच्चों दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जब ये पॉइंट चार्ज कांस्टेंट होगा तब इससे उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन ये जो ds है एरिया वेक्टर वो हमारा कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग एरिया को बढ़ा भी सकते हैं और एरिया को हम लोग घटा भी सकते हैं, इसीलिए एरिया वेक्टर हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों? वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। इसीलिए कांस्टेंट टर्म को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल दिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे एरिया, तो एरिया किसका एरिया? तो भाई साहब ये पूरे स्फीयर का एरिया है ना, क्योंकि इस पूरे स्फेरिकल सरफेस के ऊपर ना हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। एरिया ऑफ स्फीयर, तो एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बता दीजिए फटाफट।
आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। तो बताते हैं बच्चों 4 पाई आर का स्क्वायर। इसीलिए इस पूरे सरफेस इंटीग्रल को एरिया वेक्टर को लिख सकते हैं 4 पाई आर का स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस। तो देखिए इस क्लोज सरफेस इंटीग्रल के जगह में हम लोग लिख दिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 में हम लोग देखिएगा ई का मान निकाले हुए हैं, वहां से ई का मान हम लोग पुट कर दिए तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 4 पाई आर स्क्वायर है, इसको जियो की तियों छोड़ दिए हैं। अब यहाँ ध्यान देने का योग्य है बच्चों कि 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बच गया बच्चों वो Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नॉन एज गॉसेस थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया है। और ये जो है बच्चों वो जेक बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, भूलिएगा बेटा गोल है ना, एकदम गोल हो जाएगा। क्योंकि गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड जो है ना 3 गो एप्लीकेशन बताएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला एप्लीकेशन है कि इस गॉसियन सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, दूसरा इस गॉसियन सरफेस पे कितना होगा, तीसरा इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारा एप्लीकेशन बताएंगे, एकदम रटते जाइए, समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, एकदम रुकना मना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और वीडियो में अगर बेहतर समझ में आ जाए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका ये अपना चैनल है, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।